वेस्ट स्टडी हब में आज सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैयदगंज। सैयदगंज से पहले हम जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नसरुद्दीन महमूद के बारे में। अब जो ये नसरुद्दीन महमूद है, ये किसके अंतिम शासक थे? ये तुगलक वंश के, तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। तो ये अंतिम शासक किस तरीके से थे ये पढ़ते हैं। 1398 में तैमूर लंग के साथ पंजाब के गवर्नर थे खैजर खान, पंजाब के गवर्नर खैजर खान, इन दोनों ने मिलकर एक युद्ध छेड़ दिया। किसके खिलाफ? नसरुद्दीन महमूद के खिलाफ। 1398 के इस युद्ध में तैमूर लंग विजयी रहा, तैमूर लंग विजयी रहा और नसरुद्दीन मोहम्मद हार गए। अब इस हार के बदले तैमूर लंग ने क्या कहा कि आपको, नसरुद्दीन महमूद से ये कहा कि आपको अपना सारा साम्राज्य, आपको अपनी दिल्ली की ये गद्दी किसके अधीन करनी होगी? पंजाब के गवर्नर खैजर खान के अधीन करनी होगी। आपको अपना शासन किसके अधीन करना होगा? पंजाब के गवर्नर के अंडर। अब 1398 से लेकर 1414 इन लास्ट के समय तक 15-17 साल तक इन्होंने क्या किया? खैजर खान के अधीन रहकर ही दिल्ली में काम किया। सारे जितने भी कंट्रोलिंग चीजें थी, जितने भी पावर थी, वो सब किसके हाथ में थी? वो सभी चीजें खैजर खान के हाथ में थी और नसरुद्दीन मोहम्मद सिर्फ नाम मात्र का शासक रह गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ? 1414 में कंप्लीटली पूर्ण रूप से सैयद वंश को किसने स्टार्ट कर दिया? उसका फाउंडर कौन कहलाया गया? उसका फाउंडर कहलाया गया खैजर खान। तो आपको सैयद वंश में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि जो सैयद वंश के फाउंडर थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनके फाउंडर कौन थे? खैजर खान। सैयद वंश के फाउंडर कौन थे? खैजर खान। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1414 से लेकर 1450। इसी टाइम पीरियड में पूरा सैयद वंश के जो राजा थे उन्होंने राज किया था। इसके बाकी राजा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन फाउंडर है उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए सैयद वंश के बारे में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लोधी वंश। लोधी वंश को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 1450 से लेकर 1526। इतने समय तक इन्होंने क्या किया? राज किया। इसके बाद हमारे मुगल्स आ गए थे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सैयद वंश के बाद जब लोधी वंश आया तो उनका फाउंडर कौन था, उनका संस्थापक कौन था, उसकी नींव रखने वाले इंसान का नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम था बेलोन लोधी। ये ध्यान रखेंगे, लोधी वंश के संस्थापक का नाम आपसे पूछा गया तो बेलोन लोधी बिल्कुल कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कितने टाइम पीरियड के लिए राज किया? उन्होंने 1450 से लेके 89 तक इनका राज दिल्ली तक पे रहा है। दिल्ली की गद्दी पे इतने समय तक ये रहे हैं। अब अगर बात की जाए इनके कुछ इंपॉर्टेंट कामों की, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो दिल्ली में लोधी गार्डन है, दिल्ली के लोधी गार्डन का निर्माण लोधी वंश के संस्थापक बेलोन लोधी ने ही किया था। और ये बहुत ही दिलेर, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी थे। अपने साथ कोई भी अंगरक्षक नहीं रखते थे, कोई बॉडीगार्ड नहीं रखते थे। ये बहुत दिलेर और बहुत ही बलशाली इंसान थे। तो इसका ये चीज ध्यान में रखेंगे आप कि लोधी गार्डन का निर्माण बेलोन लोधी ने करवाया और ये बहुत ही शक्तिशाली थे। इन्होंने एक चीज और की थी, एक सोने के सिक्के चलाए थे जिन्हें बेलोनी सिक्के के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है बेलोनी सिक्का किसने चलाया? बेलोनी सिक्का चलाया था बेलोन लोधी ने। और ये अकबर के समय तक चला था। ये सिक्का सबसे लंबे समय तक चला था। अकबर के समय तक बेलोनी सिक्के चलते रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे बेलोनी सिक्के के निर्माता कौन थे? बेलोन लोधी ही थे। ध्यान रखेंगे इस चीज का। जैसे ही बेलोन लोधी की मृत्यु हुई, उनका बेटा सिकंदर लोधी जो है उन्होंने अपना शासन संभाल लिया। दिल्ली की गद्दी पे उनके बेटे सिकंदर लोधी आ बैठे और 1504 में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, एक शहर का निर्माण किया, एक शहर की स्थापना की। उस शहर का नाम क्या है? आगरा। हाँ जी, यूपी का एक शहर है आगरा। उसकी स्थापना किसने की? उसकी स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। कौन से सन में की थी? 1504 में इसकी स्थापना की थी और 1504 में ही उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। और सिकंदर लोधी की और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उस चीज को क्या करेंगे हम? उस चीज को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है गुलरुखी। गुलरुखी कैसे है? गुलरुखी इनका निक नेम कह सकते हैं या कविताओं के नीचे लिखे जाने वाला नाम है। गुलरुखी अपनी हर कविताओं के नीचे इसी नाम से जाने जाते थे। तो जैसे ही वो कविता लिखते थे उसके नीचे
नाम सिकंदर लोदी ना लिखकर गुलरुखी लिखते थे। तो ये पूरी दिल्ली सल्तनत में एकमात्र कवि थे जो क्या थे, कवि थे। पूरी दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जो कवि था, जिसे कविताएं लिखने का शौक था। तो सिकंदर लोदी एकमात्र शासक थे, एकमात्र सुल्तान थे जो कविता लिखते थे। और इनका किस नाम से जाने जाते थे, गुलरुखी से। इस चीज को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। उसके साथ ही एक चीज ये है, शीतला माता मंदिर को इन्होंने तुड़वा दिया था। ये कट्टर मुसलमान थे, कट्टर शासक थे। इन्होंने शीतला माता के मंदिर को तुड़वा दिया गया था और यमुना में नहाने पे प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने कहा था यमुना में नहाना कंप्लीटली बैन कर दिया था और शीतला माता की पूजा को भी बैन कर दिया था। इसी कारण ये एक कट्टर शासक कहलाए गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिकंदर लोदी ने आगरा का निर्माण किया और गुलरुखी के नाम से इनको जाना जाता है। शीतला माता मंदिर के ऊपर इन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया था जाना और उनकी पूजा करना। यमुना में नहाना प्रतिबंध कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि सिकंदर लोदी के बाद कौन से शासक आए। सिकंदर लोदी के बाद आए इब्राहिम लोदी। ये एक इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि ये अंतिम शासक थे दिल्ली सल्तनत के भी और लोदी वंश के भी। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पे क्वेश्चन भी बनता है। तो इब्राहिम लोदी क्या थे, अंतिम शासक थे। अंतिम शासक किसके, लोदी वंश के थे और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक भी इब्राहिम लोदी ही थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब अपना टाइम पीरियड में एक युद्ध किया था 1517 में। तो ये जो खतौली का युद्ध है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। 1517 में एक युद्ध हुआ था, खतौली का युद्ध। और किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और राणा संगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, यही वो युद्ध है जहां से लोदी वंश का पतन शुरू हो गया था। तो ये दोनों के बीच में होता राणा संगा और इब्राहिम लोदी। और नतीजा क्या हुआ खतौली के युद्ध का, कि इब्राहिम लोदी हार गए और राणा संगा जीत गए। अब यहाँ जैसे ही राणा संगा की जीत हुई तो इब्राहिम लोदी को जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आगरा की ओर भागे। आगरा की ओर भागकर उन्होंने क्या किया, अब उन्हें इस हार का बहुत दुख था। अब जैसे ही ये इतनी बुरे तरीके से राणा संगा से हार गए थे, वहां जाके इन्होंने अपनी एक सेना तैयार की। सेना को तैयार किया और अपने आप में इन्हें घमंड आ गया। और घमंड आने के बाद इन्होंने अपने चाचा भाई इन सबको अपमानित करना शुरू कर दिया और घमंड में सभी का अपमान करना शुरू कर दिया। अब इस अपमान का बदला लिया किसने, दो इंपॉर्टेंट नाम है, ये ध्यान रखेंगे, दौलत खां और आदम खां। जो दौलत खां थे ये पंजाब के गवर्नर थे, ध्यान रखेंगे, पंजाब के गवर्नर थे ये दौलत खां। और ये जो आदम खां है ये इनके चाचा थे। इनके चाचा थे, इब्राहिम लोदी के चाचा थे आदम खां और दौलत खां थे पंजाब के गवर्नर। इन दोनों ने क्या किया, जैसे ही इन्होंने अपने चाचा का अपमान किया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, दोनों ने मिलकर क्या किया, काबुल का एक शासक था, काबुल का एक शासक था जिसका नाम था बाबर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। आगे से इस चीज को दिमाग में बिठा लिए कि इन दोनों ने किससे कांटेक्ट किया, किससे मदद मांगी, बाबर से मदद मांगी कि तुम आओ एक बार भारत में आकर देखो, तुम हर साल लूटने आते हो, इस बार एक बार आओ और हमारे भाई को, हमारे भतीजे को इसको हरा कर जाओ। तो जैसे ही दौलत खां और आदम खान ने आग्रह किया बाबर से कि एक बारी आप आइए और यहाँ आके लड़ाई लड़िए, हमें हमारा राज्य दिलवाने में मदद कीजिए। और अब बाबर आया 1526 में। जी हाँ, ध्यान रखेंगे 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन और कौन थे, एक तरफ बाबर थे और एक तरफ थे इब्राहिम लोदी। जी हाँ, इस तरफ बाबर के साथ में कौन थे, दौलत खां और आदम खां थे और इस तरफ अकेले इब्राहिम लोदी थे। बाबर के पास नई नई टेक्निक थी, तोपों की टेक्निक थी। 1526 में जब हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, इस प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई और जो इब्राहिम लोदी है इनकी हार हुई और ये वही युद्ध स्थल में ही मर गए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसकी युद्ध स्थल में मृत्यु हुई वो थे इब्राहिम लोदी। तो ध्यान रखेंगे, इसी के साथ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दो युद्ध थे, खतौली का युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी हारे थे राणा संगा से, और 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने किसको हराया, इब्राहिम लोदी को हराया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। एकमात्र शासक जो दिल्ली सल्तनत के थे और जिनकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस को लिखते हैं। चलिए।
स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। जो हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी है उसमें क्या करेंगे, जो भी अब तक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक का नाम। जल्दी से बताइए गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या है, फटाफट से। ऑप्शन दे देती हूं मैं आपको, ह्यूमर्स या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। फटाफट से बताएं कि गुलाम वंश के शासक का नाम, संस्थापक का नाम बताइए क्या रहेगा। गुलाम वंश के संस्थापक का नाम रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल करेक्ट है आंसर, बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन है, दागो चेहरा प्रथा किसने शुरू की थी। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए ये एक्ट था जो दागो चेहरा एक्ट किसके द्वारा लगाया गया था, फटाफट से बताइए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो फटाफट से बताएं अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दागो चेहरा प्रथा किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने लगाया था। तो फटाफट से बताइए उस शासक का नाम जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, और ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक। तो फटाफट से बताइए फिरोज शाह तुगलक आएगा या सिकंदर लोदी, क्या रहेगा करेक्ट आंसर, जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया था। कौन से राजा हैं जिन्होंने सबसे पहला सुल्तान जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। बिल्कुल जल्दी से आंसर बताइए क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से। सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाने वाले राजा का नाम है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ, करेक्ट रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इब्न बतूता किसके समय भारत आए। फटाफट से बताइए, जो इब्न बतूता हैं मोरक्को के जो यात्री थे, मोरक्को के यात्री थे, वो भारत में किसके समय आए थे। फटाफट से बताइए, दो ऑप्शन दे रही हूँ, फिरोज शाह तुगलक, FST या MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। फटाफट से दोनों में से ऑप्शन ए या ऑप्शन बी क्या रहेगा करेक्ट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। कौन, इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था फाउंडर जिन्होंने सैयद वंश का निर्माण किया था, संस्थापक का नाम पूछा है आपसे। फटाफट से बताइए क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर रहेगा खैजर खां। खैजर खां बिल्कुल करेक्ट है, पंजाब के गवर्नर थे ये उस समय, पंजाब के गवर्नर थे जो खैजर खां, उन्होंने सैयद वंश का निर्माण किया था। अब चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है, एकमात्र कवि, उस कवि या सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने गुलरुखी शीर्षक के नाम से कविताएं लिखी हैं। तो वो कौन से सुल्तान थे जो गुलरुखी शीर्षक का इस्तेमाल करते थे। फटाफट से बताइए, एकमात्र कवि थे ये दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने कविताएं लिखी थी। फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या रहेगा इसका आंसर। फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर है या फिर सिकंदर लोधी। जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं आप मुझे, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोधी। जी हाँ, सिकंदर लोधी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने सिकंदर लोधी दिया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सिकंदर लोधी थे जिन्होंने अपनी हर कविता के नीचे गुलरुखी शीर्षक लिखते थे जो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुर्केन चहलगानी। तुर्के चहलगानी की व्यवस्था कौन से राजा के द्वारा शुरू की गई थी। फटाफट से बताएं किन्होंने शुरू की थी तुर्के चहलगानी, बलबन या इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर बताएं, बलबन या इल्तुतमिश। ऑप्शन दे दिए हैं मैंने आपको, ए या बी, जल्दी से फटाफट ऑप्शन दे दिए हैं, जल्दी से फटाफट से बताएं ए या बी करेक्ट आंसर, बलबन रहेगा या इल्तुतमिश।
जी हाँ, तुर्की चहलगानी स्टार्ट करने वाले जो राजा थे उनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन 8 का आंसर बी बिल्कुल रहेगा करेक्ट। अब आपके सामने 9th क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने से शुरू की थी? जो सिजदा और पैबोस की जो प्रथा थी जिसमें झुककर सलाम करना होता था और पैरों को चूमना होता था, वो जो प्रथा है वो कौन से राजा के समय शुरू की गई थी? फटाफट से बिना ऑप्शन के करेक्ट आंसर बताइए क्या रहेगा? सिजदा और पैबोस का करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बलबन बिल्कुल करेक्ट है। बलबन इज द राइट आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा बलबन। जी हाँ, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा दासों की संख्या किसके समय में थी? तो बताइए कौन सा राजा था जिसके समय में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 के आसपास थी? हिंट आपको दे दिए, जल्दी से बताइए क्या रहेगा करेक्ट आंसर? जी हाँ, फटाफट से बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा? इब्राहिम लोदी रहेगा या फिर फिरोज शाह तुगलक रहेगा? जल्दी से बताइए, फिरोज शाह तुगलक रहेगा या इब्राहिम लोदी? जी हाँ, FST फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर जैसे शहरों का भी निर्माण किया है, उनकी स्थापना भी इन्होंने ही की है। फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल करेक्ट है। इनके समय में दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने किया? आपसे यही पूछा गया है, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण। आपसे ये नहीं पूछा है कि सबसे पहले किसने करवाया था। क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कौन से सुल्तान ने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर भी FST यही रहेगा, फिरोज शाह तुगलक ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिरोज शाह तुगलक के समय में ही दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी और इन्हीं के समय पे सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है? एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो जल्दी से बताइए कौन सी थी वो एकमात्र महिला शासक, मुस्लिम महिला शासक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे राज किया है? करेक्ट आंसर बताइए। जी हाँ, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने मात्र 4 वर्ष तक ही राज किया था और कैथल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो करेक्ट आंसर रहेगा रजिया सुल्तान। 14th क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे पूछा गया अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था, ऐसे अमीर और ऐसे ही कौन से राजा का नाम? फटाफट से बताइए, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? जी हाँ, करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे कौन? अमीर खुसरो। और 15th और लास्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान किसके समय भारत आए थे? भारत के पास से गुजर गए थे, ये बताइए किसके समय भारत के पास से गुजरे थे चंगेज खान? जल्दी से बताइए, ऑप्शन दे देती हूं मैं, बलबन या फिर ऑप्शन बी है इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं कमेंट्स में, मेरे को जल्दी से बताएं कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, बलबन या इल्तुतमिश? जी हाँ, चंगेज खान इल्तुतमिश के समय भारत के समीप से होकर गुजरे थे। तो 15th का आंसर रहेगा बी, इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है और आपको जो कैसा लगा ये टॉपिक ये मेरे को जरूर बताएं और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।